हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास करने वाले हैं और इसमें जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं राजन सीरीज का, जो कि सामाजिक अध्ययन है सब्जेक्ट यानी पेपर नंबर 5। और इसमें जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 24 करने वाले हैं और इसके पहले का आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये 2016 से लेकर जो है 2023 तक के जितने भी प्रश्न बने हुए हैं इसमें जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके पहले हम लोगों ने 23 से प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, इसमें जो है हम लोग 24 की बात कर रहे हैं। इसके पहले जो है 110 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है बिल्कुल समाप्त कर देंगे ये राजन सीरीज सामाजिक अध्ययन का। उसके बाद में अदर सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो जो है अच्छा लगे तो जो है वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग लाइक कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं 111 नंबर। यहाँ पे दिया है कि बहमनी साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे, बताइए। बहमनी साम्राज्य के जो पतन के कारण थे इसको यहाँ पे आपको 75 शब्दों में लिखना। तो बहमनी साम्राज्य के लिए पतन के जो है जो कारण उत्तरदायी थे इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एक एक करके। तो अगर हम बात करें बहमनी साम्राज्य के, तो बहमनी राज्य को जो है विजयनगर के हिंदू राज्य से लगातार युद्ध करना पड़ा था। बहमनी राज्य को जो है विजयनगर कि हिंदू राज्य से जो है लगातार युद्ध करना पड़ा था, जिससे बहमनी राज्य की जो है ताकत कम होती गई। और उसके बाद में है बहमनी सुल्तान अत्यधिक असहिष्णु थे और हिंदुओं का जो है निर्दयता पूर्वक वध करना, उनके मंदिरों को जो है विध्वस्त करना और मार धाड़ करना उनके जीवन का जो है प्रमुख उद्देश्य होता था। उसके बाद में 3 नंबर की हम बात करें तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जो भी शासक राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे वह अत्यंत जो है विलासी स्वभाव के थे। इससे वह अमीरों तथा प्रांतीय शासकों का जो है सफल नियंत्रण ना कर सके और इस प्रकार शासन की बागडोर जो है कमजोर हाथों में रही। उसके बाद में हम 112 नंबर की हम बात करते हैं तो विजयनगर राज्यों के पतन के क्या क्या कारण थे। इसके पहले हमने देखा कि बहमनी साम्राज्य जो था ये पतन की ओर किस प्रकार से बढ़ा, क्या क्या कारण थे। अब हम देखेंगे विजयनगर राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो साम्राज्य का जो है तालीकोट की युद्ध के बाद जो है पतन हो गया था, जिसमें जो है निम्न कारण उत्तरदायी थे। पहला है कि बहमनी राज्य से जो है अनवरत युद्ध होना यानी बार बार युद्ध होना और अयोग्य सैनिक संगठन ना होना। और उसके बाद में प्रांत पट्टियों की जो है प्रबलता। उसके बाद में है राज्य के पश्चिमी तट पर जो है पुर्तगालियों का जो है आवास और अंतिम शासकों का जो है अत्याचार। ये सभी जो है विजयनगर साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे। उसके बाद में 113 नंबर में दिया है कि गैसर। गैसर क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि गैसर क्या होता है, ठीक है। तो गैसर की बात करें तो यह एक गर्म जल का स्रोत होता है। जो गर्म जल होता है उसका एक स्रोत होता है, इसी को गैसर कहते हैं। जिससे जो है गर्म जल वाष्प समय समय पर जो है निकला करती है। और गैसर जो है आइसलैंड भाषा में इसे गेसिर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तेजी से उछलता हुआ अथवा फुहारा फुहार छोड़ने वाला, ठीक है। इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है कि तेजी से उछलना और फुहार छोड़ने वाला। इस प्रकार शाब्दिक विवेचना से जो है स्पष्ट हो जाता है कि गेसर जो है गर्म पानी के स्रोत को जो है कहा जाता है। जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं, ठीक है, उसको जो है गेसर के नाम से जाना जाता है, जिनसे समय समय पर उष्ण जल तथा फुहारों के रूप में जो है बड़ी तीव्रता से जो है ऊपर उठती है। और संसार में जितने भी गेसर पाए जाते हैं वह सब जो है सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो है ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, इसीलिए पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। और गैसर उसी को कहते हैं, पानी के ऐसे स्रोत को कहते हैं जो है गर्म रहता है। और गैसर का जो है प्राकृतिक दृश्य बहुत ही आकर्षण तथा मनोहारी होता है। यही कारण है कि ये गैसर जो है पर्यटकों को जो है आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है। विश्व में गैसर के वितरण का कोई जो है निश्चित क्रम नहीं होता है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के अलावा जो है अन्य सभी महाद्वीपों में गैसर जो है देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे हमने गेसर के बारे में बात किया और उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होने वाली स्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी कौन सी स्थिति बनती है कि जिसके कारण जो है ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है ज्वालामुखी, ठीक है। तो ज्वालामुखी द्वारा जो है उत्पन्न होने वाली स्थितियों की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया का क्षेत्र जो है धरातल के नीचे नीचे एवं ऊपरी दोनों ओर होता है। अतः ज्वालामुखी स्थल रूपी दो भागों में जो है इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट की बात करें तो ये बाह्य स्थल रूप के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ज्वालामुखी का जो है उद्भेदन जब एक छिद्र की सहायता से होता है तो उसमें से निकलने वाली पदार्थ जो है मुख के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है। इस प्रकार से शंकुआकार रहता है और ये पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये छिद्र के रूप में जो है चारों ओर इकट्ठा हो जाती है पृथ्वी पर और शंकु का जो है रूप ले लेती है। इस प्रकार निर्मित शंकु को जो है ज्वालामुखी शंकु के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे यही ज्वालामुखी जो है शंकु ऊंचा उठकर जो है पर्वत का निर्माण कर लेता है और इसी को कहते हैं ज्वालामुखी शंकु आकार पर्वत। जैसे हो गया जो जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी पर्वत एक प्रकार का उदाहरण है। उसके बाद में है अभ्यंतरिक स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जो है भूगर्भ की गहराइयों से जो है गर्म लावा आंतरिक संवहनीय तरंगों के कारण प्रभाव के में आकर ऊपर भूपटल की ओर ऊपर विमुखी संचलन करता है तथा मार्ग में जो है गहराइयों पर मिलने वाली चट्टानों तथा उनकी दरारों में लावा धीरे धीरे जम जाता है, जिन्हें जो है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां कहा जाता है। इनमें जैसे हो गया बेथोलिथ हो गया और लेकोलिथ हो गया, लेपोलिथ हो गया और फेकोलिथ हो गया, सिल हो गया और डाइक हो गया। ये प्रमुख रूप से जो है उल्लेखनीय माने जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है 115 नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है कि छत्रक शिला से क्या आशय होता है। जो छत्रक शिला होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पवन द्वारा जो है उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल की कुछ मीटर ऊंचाई तक जो है अधिक होता है और इस प्रक्रिया में पवन चट्टान के निचले भाग को जो है घिस देती है, परंतु उसका ऊपरी भाग जो है इससे अप्रभावित रहता है और छतरी के आकार की जो है भांति खड़ा रहता है, जिसे जो है छत्रक कहा जाता है। छत्रक शिला कहा जाता है। शिला मीन्स होता है, देख सकते हैं। उसके बाद में है 116 नंबर। 116 नंबर में दिया है कि बालुका स्तूप का निर्माण किस तरह होता है। जो बालुका स्तूप का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में जो है कोई रुकावट आती है, जो मरुस्थलीय प्रदेश होता है उसमें जब पवन के मार्ग में जो है कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग जो है कम हो जाता है। जाहिर सी बात है जब कोई भी स्पीड में चल रहा है उसमें अगर कोई भी भाग आ जाएगा तो उसमें रुकावट होगी, जिसके कारण उसका जो है वेग कम हो जाएगा, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ जो है धरातल पर गिरकर जो है बालू के टीलों का निर्माण कर देते हैं। मान लो कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान मान लो कि यहाँ पे जो है हवा चल रही है और ये बालू का ढेर चल रहा है और इधर एक हम लोग लगा दिए कोई मतलब यहाँ पे रुकावट के लिए। तो यहाँ पे जब इधर से जो है बालू के साथ जो है हवा चलेगा तो यहाँ पे जो है इकट्ठा हो जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं और इन्हीं को जो है बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये मरुस्थलीय और आर्द्र मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है अधिक देखने को मिलता है। इनका आकार गोल होता है, नवचंद्राकार होता है तथा अनुवृत्ताकार के रूप में जो है देखने को मिलता है। नवचंद्राकार अथवा चापाकार जो है बालुका स्तूप को जो है बरखान भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग 117 नंबर की बात करते हैं। 117 नंबर में दिया है कि वायुमंडल के संगठन व इसकी संरचना से आप क्या समझते हैं। तो वायुमंडल जो है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि कौन कौन सा गैस से पाया जाता है और इसके संगठन के रूप में जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जो अक्रिय गैस भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग दोबारा इसको देखते हैं कि वायुमंडल की संगठन और इसकी संरचना से आप क्या समझते हैं। तो वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है और इसी को जो है जीवनदायिनी गैसें के रूप में जो ऑक्सीजन होता है उसको जाना जाता है, जिसमें ठोस तरल पदार्थों के कण जो है असमान मात्रा में जो है तैरते रहते हैं। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर बना होता है। इसमें 99% भाग दो प्रमुख गैसों का होता है। कौन कौन सा? जैसे एक हो गया नाइट्रोजन 78.08% होता है तथा दूसरी गैस की बात करें तो जो ऑक्सीजन होता है नियर अबाउट ये 21% होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे दिया है कि
20.95 होता है परसेंट, ठीक है। और इसके अलावा 99% ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हो गया, और इसके अलावा जो 1% बचता है इसमें आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और ओजोन गैसें जो है शामिल देखने को मिलती है। ऑक्सीजन के बिना जो है हम श्वास नहीं ले सकते हैं, अतः इसको जो है प्राणदायिनी गैसों के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ये 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। इसकी अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को जो है कम करती है, जो नाइट्रोजन गैस होता है, और पेड़ पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो है आवश्यकता होती है, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन जो है हम लोगों के लिए जीवनदायिनी गैसें होती हैं, ठीक है। हरे पौधे इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है करते हैं, और जैविक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो है ये निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में उपस्थित जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और उसके बाद में है जलवाष्प हो गया, और सूर्य की लघु तरंगों को जो है अंदर आने देती है, परंतु इससे उत्पन्न भूपटल में से होने वाले जो पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों को जो है बाहर नहीं जाने देती है, तथा इस प्रकार यह पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान बनाए के लिए जो है सहायता करती है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों के अतिरिक्त जो जलवाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं, उनकी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो अलग अलग प्रकार के जलवाष्प पाए जाते हैं और धूल पाए जाते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है वायुमंडल में। नमक तथा धूल के कण जो है जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का जो है निर्माण होता है। जैसे हो गया वर्षा का जल, बादल हो गया, कोहरा हो गया, और इन्हीं जल बूंदों के कारण होता है। उसके बाद में 118 नंबर की हम बात करते हैं। 118 नंबर में दिया है कि भौतिक अपक्षय से क्या आशय होता है। तो हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में, पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि अपक्षय और अपरदन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चट्टानें दिन में सूर्य के ताप से जो है गर्म होती है, जो चट्टानें रहती है दिन में जो है सूर्य के ताप से गर्म होती है, और रात्रि के तापमान कम होने के कारण जो है सिकुड़ जाती है। इस प्रकार चट्टानों के बार बार फैलने और सिकुड़ने से वह जो है धीरे धीरे निर्बल निर्बल पड़ने लगती है तथा टूट जाती है। इससे चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूटकर बिखरने लगती है, और हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ फोड़ देती है, और चट्टाने की इस प्रकार टूटने को जो है भौतिक अपक्षय के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भौतिक अपक्षय क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 119 नंबर। 119 नंबर में दिया है कि वायुदाब की प्रमुख पेटियों के से आप क्या समझते हैं। जो पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जैसे हो गया भूमध्य रेखा, हो गया कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव, जो नो पोल जो होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसमें जो है अलग अलग प्रकार की पेटियां पाई जाती हैं, जहाँ पे जो है कहीं पे निम्न वायुदाब होता है, कहीं पे अधिक वायुदाब होता है, ठीक है। तो वायुदाब की पेटियों के बारे में देखें तो पेटियां जो है पृथ्वी पर वायुदाब की निम्नलिखित पेटियां पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। जैसे ये आपका पृथ्वी हो गया, इसमें काल्पनिक काल्पनिक रेखा जो ये भूमध्य हो गया, भूमध्य, और इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ऊपर आपका कर्क रेखा हो जाएगा और नीचे मकर रेखा हो जाएगा, ये दोनों पोल हो जाएंगे, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट में ये विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पे जो निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका विस्तार जो है भूमध्य रेखा से 5 डिग्री से उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच में जो है पाया जाता है। जैसे ये भूमध्य रेखा के ये 5 डिग्री उत्तरी, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो है पाया जाता है। ये जो जोन है, ये ये विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का जोन होता है। यहाँ पे वायुदाब जो होता है ये कम होता है। यहाँ पर जो है वर्ष भर जो है सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है। जो सूर्य होता है ये भूमध्य रेखा पर जो है लंबवत पड़ती है, जिससे तापमान की अधिक मात्रा, यानी सूर्य का जो टेम्परेचर रहता है, इसके कारण जो है यहाँ पे तापमान जो टेम्परेचर होता है ये अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की जो है गर्म हवा तथा हल्की होकर जो है ऊपर उठने लगती है, जिससे यहाँ पर वायु की कमी के कारण वायुदाब दबाव जो है कम हो जाता है, और इस कारण दबाव वाली पेटी को जो है डोलड्रम भी कहा जाता है। इसमें जो पेटियां होती हैं इसको जो है डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। इसे शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसमें जैसे ये पृथ्वी हो गया, ये भूमध्य हो गया,
यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 35 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध की भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। यह तापमान भी यहाँ भी जो है तापमान भी अधिक रहता है तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब एवं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के ऊपर से जो है आने वाली हवाओं के नीचे उतरने से वायुदाब भी उच्च पाया जाता है। एक होता है फेरल का नियम, ठीक है, जो वायु की दिशाएं होती है किस प्रकार से चलता है। तो इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में। अब उसके बाद में हम थर्ड की बात करते हैं वायुदाब पेटियों के अंतर्गत। ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। ये जो है दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री और 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है निम्न वायुदाब की ये पेटियां पाई जाती हैं। इसमें जो है निम्न वायुदाब होता है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर जो है घूमने का कारण इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठकर जो है ध्रुव तथा उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की ओर जो है चली जाती है, जिससे इस क्षेत्र में वायु विरल हो जाता है। ठीक है, एक होता है सघन शब्द होता है, एक विरल होता है। सघन मतलब जहाँ पे जो कण रहते हैं वो पास पास रहते हैं और विरल में जो दूर दूर रहते हैं। अतः यहाँ जो है निम्न वायुदाब पाया जाता है। उसके बाद में हम जो है 4 नंबर की बात करते हैं। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 90 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका पोल हो गया, ये उत्तरी और ये दक्षिणी हो गया। ठीक है, तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जो है 90 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। यहाँ पर वर्ष भर जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, अतः तापमान अस्थायी रूप से जो है निम्न रहता है, अतः ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं 121 नंबर की। यहाँ पे 121 नंबर में दिया है कि संविधान सभा के गठन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको जो है संक्षेप में लिखना है। तो अगर हम संविधान सभा की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था और इसमें जो है कौन कौन बैठकें हुई थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भारत में जो है संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अगर हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ पे जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जब इसकी दूसरी बैठक हुई ये 9 दिसंबर को हुआ था, उसके बाद में प्लस 2 दिन बाद ये 11 दिसंबर आता है। इसमें जो है दूसरी बैठक होती है, ये 1946 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इनके स्थान पर जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और 31 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया था और इसी को जो है बाद में चलकर जाना गया प्रस्तावना के नाम से, जो 22 जनवरी 1947 को जो है पारित हुआ था और इस तरह जो है संविधान सभा का जो है गठन हुआ था। उसके बाद में 121 नंबर की बात करते हैं। 121 के बाद जो है ये आपका जो है ये सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो 121 नंबर में दिया है कि चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चोल प्रशासन था, इसकी जो है क्या क्या विशेषताएं थी इसका जो है उल्लेख करना है। ये 2022 में क्वेश्चन बन चुका है। तो चोल प्रशासन जो है अपने सुसंगठित नौकरशाही के साथ उच्च कोटि के कुशल अस्थायी स्वायत्त संस्थाओं के समन्वय के लिए जो है विख्यात है। स्थानीय जीवन के विभिन्न अंगों हेतु जो है अनेक संस्थाएं थी जो परस्पर सहयोग से कार्य का जो है संपादन करती थी। राजशाही की संपूर्ण शक्ति एक मंत्री परिषद और एक संगठित नौकरशाही में जो है निहित होती थी। प्रशासन की दृष्टि से देखो तो प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जो है चोलों ने अपने साम्राज्य को जो है 9 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। इसको जो है मंडलम कहा जाता था। सभी विभागों के प्रमुख राजा के संपर्क में रहते थे। जो सभी विभाग के प्रमुख होते थे वो डायरेक्ट जो है राजा के संपर्क में रहते थे। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर नंबर 5 जो कि है सामाजिक अध्ययन,
सामाजिक अध्ययन। ये बिल्कुल जो है आप लोगों का द एंड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं द एंड हो चुका है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद में अलग राजन सीरीज का हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं चल भी रहा है। तो आप लोग जो है एग्जाम के पहले ये सभी पढ़ के जाइएगा। और इसके साथ ही जो है अगर PYQ आप लोग करना चाहते हैं, अगर राजन सीरीज नहीं पढ़ते हैं तो PYQ कर लीजिए। हमने जो है 6-6 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है चैनल पर। वहाँ पे आप लोग नहीं देखे हैं तो सभी सब्जेक्ट का जो है आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है हर सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अगर राजन सीरीज नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट क्या करिए कि जो है डायरेक्ट आप लोग जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन जो है रिपीटेशन में आपको राजन सीरीज में मिलेगा देखने को। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये 24 प्रैक्टिस सेट में जो है ये हमारा राजन सीरीज का सामाजिक अध्ययन का सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और इसके आगे जो है अगर एग्जाम के पहले अगर समय बचेगा तो हम लोग जो है इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और अगर सोशल मीडिया से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बात करें लाइक की, तो आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो है ये सभी वीडियो जो है हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और अभी तक शेयर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है कल के वीडियो में मिलते हैं, इसी प्रकार से कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।